नमस्कार, मैं विजय राजेश सिंह परमार मुरैना मध्य प्रदेश से आप सबका अभिनंदन और स्वागत करता हूं इस वीडियो में। इस वीडियो के माध्यम से मैं एक बेहद खास महत्वपूर्ण विषय को लेकर आपके सामने उपस्थित हुआ हूं। विषय बहुत गंभीर है और महत्वपूर्ण है हम सब के लिए, और मुझे लगता है कि इस विषय की जानकारी हम सबको, भारतीय नागरिक जितने भी हैं, उनको होनी ही चाहिए। चाहे वो देश के भीतर रहते हैं या वो देश के बाहर रहते हैं, उन्हें ये जानकारी ज़रूर होनी चाहिए कि हमारे संविधान का निर्माण कैसे हुआ है और हमारे संविधान के निर्माण में किन किन महान विभूतियों का योगदान रहा है। आजकल हम देख रहे हैं कि हमारे आसपास एक बहस छिड़ी हुई है कि भारतीय संविधान का निर्माण किसी एक व्यक्ति ने किया है। दूसरा पक्ष कह रहा है कि उस व्यक्ति ने नहीं, हम जिसका नाम ले रहे हैं उस व्यक्ति ने भारतीय संविधान का निर्माण किया है। लेकिन मैं आज इस जो विवाद है या जो बहस का मुद्दा बना हुआ है उसके बीच में आकर इस विषय पर बोल रहा हूँ। लेकिन मैं आप सबको बता देना चाहता हूँ कि मैं किसी का पक्षधर नहीं हूँ, किसी का विपक्षी नहीं हूँ। मैं सिर्फ जो फैक्ट है उनको ही आपके सामने रखूँगा। निर्णय आपको करना है कि भारतीय संविधान का निर्माण किसने किया है। एक पक्ष ज़ोर शोर से ये कह रहा है कि मिस्टर BN राव ने भारतीय संविधान का निर्माण किया, और एक दूसरा बड़ा पक्ष ये मानता है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने भारतीय संविधान का निर्माण किया है। दोनों हमारे लिए महापुरुष हैं, दोनों का अपना योगदान है। फिर भी ये पक्ष आपस में इस प्रकार का विमर्श क्यों कर रहे हैं? जरूर करिए, करना भी चाहिए, लेकिन एक आपसी संघर्ष का रूप न ले, ये हमें सावधानी रखनी चाहिए। क्योंकि देश के अंदर किसी भी विषय को लेकर विचार और विमर्श करना ये देश की उन्नति के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। देश आगे बढ़ता है, लोगों की सोच समझ बढ़ती है, लेकिन इसमें आपसी संघर्ष हो ये गलत बात है। और मुझे ऐसा लगता है कि आपसी संघर्ष तभी होता है जब हमारे पास जानकारी पूरी नहीं होती है। आधी अधूरी जानकारी के साथ जब कहीं भी किसी भी विषय को लेकर विमर्श होता है, विचार होता है, बहस होती है, तो वहाँ पर फिर संघर्ष होता है, वहाँ पर फिर झगड़े होते हैं। तो मैं चाहता हूँ कि ऐसा विमर्श न हो जिसकी आपको जानकारी ही न हो। तो ये वीडियो उन हमारे साथियों के लिए बहुत ख़ास है जिन्हें शायद किसी वजह से संविधान के निर्माण की प्रक्रिया, संविधान के निर्माण का जो बैकग्राउंड है उसकी जानकारी नहीं है। तो ये वीडियो उनके लिए बहुत ख़ास होने जा रहा है। तो मेरा आग्रह यही रहेगा कि आप थोड़ा सा समय निकालिए। वीडियो थोड़ा सा लंबा जाएगा, विस्तार से मैं डिस्कशन करने वाला हूं कि भारतीय संविधान का निर्माण कैसे हुआ है। तो आइए शुरू करते हैं, और निर्णय आपको करना है कि संविधान का निर्माता कौन है, एक व्यक्ति है या बहुत सारे लोग हैं। संविधान के निर्माण के पीछे एक शक्ति यानी एकल शक्ति काम कर रही थी या सामूहिक शक्ति ने काम किया है, वो आपको निर्णय करना है। मैं यहाँ इस बात को नहीं कहूँगा कि कौन है वास्तविक निर्माता संविधान का, आपको निर्णय करना है। जानकारी जब आपको पूरी हो जाएगी तो निश्चित रूप से आप निर्णय कर पाएंगे, और आपका जो विचार है, वो जो विमर्श है, जो मंथन है, वो स्वच्छ होगा, साफ होगा, स्वास्थ्यवर्धक होगा देश के लिए, समाज के लिए। तो सबसे पहले भारतीय संविधान निर्माण की ज़रूरत की बात सबसे पहले किसने की, तो मैं थोड़ा सा बैक में जाऊंगा, ज़्यादा बैक में नहीं जाऊंगा। भारतीय संविधान की जो डिमांड है वो सबसे पहले 1934 में मिस्टर MN राय के द्वारा की गई। ठीक है, मिस्टर MN राय के द्वारा सबसे पहले 1934 में संविधान की डिमांड की गई थी अंग्रेजी हुकूमत से। 1935 में कांग्रेस ने इसे अपना ऑफिशियल डिमांड बना दिया, और कांग्रेस ने ऑफिशियल तरीके से अपने कांग्रेस के स्टेज से, कांग्रेस के मंच से ये डिमांड अंग्रेज़ों से कर दी कि भाई भारतीयों के लिए एक संविधान होना चाहिए, और वो संविधान ऐसा होना चाहिए जो भारतीयों के द्वारा निर्मित हो। और कांग्रेस ने आगे चल के ये भी एक ड्राफ्टिंग किया कि भाई भारतीय संविधान सभा का निर्माण हो, और उस संविधान सभा के लिए जो लोग आएंगे वो निर्वाचित हों। वयस्क मताधिकार के आधार पर वो संविधान सभा निर्वाचित होनी चाहिए। ये डिमांड कांग्रेस ने ऑफिशियल रूप से अंग्रेजों के सामने रख दी थी।
जब ये डिमांड चल रही थी उस समय 1937 में जनरल इलेक्शन हुए थे भारत में, अंग्रेज़ों की सरकार के अंडर में इलेक्शन हुए थे, प्रांतीय चुनाव हुए थे और उसमें कांग्रेस को भारी बहुमत मिला था। दुर्भाग्यवश उसी समय 1939 में दूसरा विश्व युद्ध प्रारंभ हो गया। उस दूसरे विश्व युद्ध में जो अंग्रेजी हुकूमत थी वो पूरी तरह से उस द्वितीय विश्व युद्ध में उलझ गई और उस समय हमारे जो देश प्रेमी थे, हमारे जो देशभक्त थे, हमारे जो अपने लोग थे जो देश की आज़ादी का आंदोलन संचालित कर रहे थे, उन्होंने अंग्रेज़ों से ये डिमांड कर दी कि भाई हम आपका साथ नहीं देंगे। गांधी जी ने कहा था कि यद्यपि हमारे मित्र राष्ट्रों के साथ में संवेदना है, हमारी उनके पास सहानुभूति है उनके साथ में, क्योंकि वो अच्छे मोटिव्स के साथ में इस संघर्ष में है, लेकिन हम इस संघर्ष में अंग्रेजी हुकूमत का साथ नहीं देंगे क्योंकि हम गुलाम हैं और गुलाम अगर किसी लड़ाई में पार्टिसिपेट करता है तो उसका अपना कोई वजूद होता ही नहीं है। इसीलिए हमारे आंदोलनकारियों ने ये कहा कि अंग्रेजी हुकूमत पहले हमारे देश को आज़ाद करे और उसके बाद हम इस द्वितीय विश्व युद्ध में इस अंग्रेजी हुकूमत का, इंग्लैंड का साथ देंगे। लेकिन अंग्रेज़ों के लिए संभव नहीं हो पाया। दूसरी साथ में डिमांड की हमने मतलब हमारे देशवासियों ने, और ख़ासकर उस समय जो कांग्रेस लीड करती थी इस देश के आंदोलन को, उसने डिमांड की कि भाई संविधान सभा का निर्माण हो और वो संविधान सभा का निर्माण वयस्क मताधिकार के आधार पर हो। दूसरा एक घटनाक्रम और घटा यहाँ पर कि अंग्रेज़ों ने बिना भारतीयों से सलाह मशवरा किए बिना हमारे देश को उस दूसरे विश्व युद्ध में शामिल करने की घोषणा कर दी, जिसका हमारे देशवासियों ने पुरजोर विरोध किया और जो प्रांतीय सरकारें थी वो डिसॉल्व हो गई, यानी उन्होंने इस्तीफे दे दिए थे। ठीक, और मैं एक सूचना और आपको देता हूँ। 1939 में जब इस्तीफे हुए और जब दूसरा विश्व युद्ध अपने चरम स्टार्टिंग हुआ था और पुरजोर से वो लड़ाई चल रही थी, उस समय कांग्रेस की लीडरशिप में ये डिमांड बहुत तेज़ी से आगे बढ़ी कि भारतीय संविधान का निर्माण भारतीय करेंगे। तो 1940 में एक अगस्त प्रस्ताव आया। उस अगस्त प्रस्ताव में 1940 में अगस्त प्रस्ताव आया। उस अगस्त प्रस्ताव में ये जो डिमांड थी संविधान निर्माण की, वो अंग्रेजी हुकूमत के द्वारा स्वीकार की गई। 1942 में क्रिप्स मिशन आया, उसके द्वारा ये डिमांड कबूल की गई और ये कहा गया कि जब ये विश्व युद्ध समाप्त हो जाएगा उसके बाद हम ये जो आप डिमांड कर रहे हैं भारतीय संविधान निर्माण की, उसको हम पूरा करेंगे। लेकिन ये हमारे जो क्रांतिकारी थे, हमारे जो आंदोलनकारी हमारे पूर्वज थे, उन्हें ये मंजूर नहीं हुआ। उन्होंने कहा किंची नहीं, आपका तो कोई भरोसा ही नहीं है, आपने न जाने कितने वादे किए हैं और अपने वादे आप निभाते नहीं हैं, तो आप पर विश्वास करना हमारे लिए मुश्किल है। और इसीलिए हमारे आंदोलनकारियों ने इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया और पोस्ट डेटेड चेक कहा। किसी ने कहा कि ये एक ऐसी बैंक का चेक दे रहे हैं अंग्रेज जो बैंक क्रैश होने वाली है। गांधी जी ने इसे पोस्ट डेटेड चेक कहा था, यानी ये एक ऐसा चेक है जिसकी डेट निकल चुकी है और जिस चेक की डेट निकल गई उसका कोई महत्व नहीं होता। हमें तो अभी चाहिए, हमें अभी देश की आज़ादी चाहिए और अभी हमें अपनी संविधान सभा चाहिए। ये डिमांड पुरजोर से चलने लगी और जब हमने क्रिप्स मिशन के इस प्रस्ताव को अस्वीकार किया, उसी समय गांधी जी ने समझा कि ये अंग्रेज ही हमारी बात को समझ नहीं रहे हैं और उसी समय भारत में भारत छोड़ो आंदोलन बड़े स्तर पर हुआ। मैं समझता हूँ दुनिया के सबसे बड़े आंदोलनों में ये भारत छोड़ो आंदोलन गिना जाता है। दोस्तों, ये हिस्ट्री की बात है, मैं इस पर आगे बढ़ जाता हूँ। फाइनली 1945 में दूसरा विश्व युद्ध समाप्त हो गया। दूसरी बात, जो तत्कालीन प्रधानमंत्री थे इंग्लैंड के मिस्टर चर्चिल, जो भारत विरोधी थे, भारत को वो पसंद नहीं करते थे और हम भारतीय चाहते थे कि वहाँ पे भी सरकार सत्ता परिवर्तन हो, क्योंकि हम डायरेक्ट रूल्ड होते थे वहाँ से, इंग्लैंड से।
तो उस समय वहाँ आम चुनाव हुआ और चर्चिल की सरकार चली गई और क्लीमेंट इटली की सरकार आ गई। क्लीमेंट इटली पहले से ही अपने मैनिफेस्टो में ये बता चुके थे कि अगर हमारी सरकार इंग्लैंड में बनती है तो हम भारतीयों को आज़ादी दे देंगे। तो निश्चित रूप से वहाँ क्लीमेंट इटली की सरकार बन गई, दूसरा विश्व युद्ध समाप्त हो गया। तो अब हमारी जो डिमांड थी वो उसमें कोई बाधा नहीं थी, क्योंकि अंग्रेज बिल्कुल मानने के लिए अब तैयार थे, यहाँ की हुकूमत मानने के लिए तैयार थी। और इसीलिए क्लीमेंट इटली की सरकार ने भारत में 1946 में कैबिनेट मिशन भेजा। कैबिनेट मिशन भेजा, ये बेहद महत्वपूर्ण है। 1946 में कैबिनेट मिशन भेजा और कैबिनेट मिशन में ये कहा गया कि भारतीयों के लिए एक संविधान सभा बनाई जाएगी और वो संविधान सभा पूरी तरह भारतीयों की ही होगी और जो भारतीय उसमें आएंगे वो वयस्क मताधिकार के द्वारा चुनकर ही आएंगे, ये उसमें डिक्लेयर कर दिया गया था। ठीक, तो अब हमारी जो डिमांड थी, जो याद कीजिए 1934 में एम.एन. रॉय के द्वारा की गई थी, वो डिमांड अब हमारी रंग लाई और पूरी तरह से अंग्रेजी हुकूमत ने हमारी इस डिमांड को मान लिया। और ये भी कहा गया कि जून 1948 तक हम देश को आज़ाद कर देंगे, ये भी क्लीमेंट इटली ने अनाउंसमेंट कर दिया था। लेकिन देश आज़ाद हो जाएगा, फिर देश चलेगा कैसे? देश चलेगा कैसे? तो उसके लिए संविधान चाहिए, विधान चाहिए। तो उसके लिए फिर संविधान सभा का निर्माण आज़ादी से पहले ही करना बहुत ज़रूरी हो गया था। दोस्तों, 1946 में कैबिनेट मिशन के द्वारा ये अनाउंस कर दिया गया कि भारतीयों के लिए एक संविधान सभा का निर्माण होगा और वो संविधान सभा वयस्क मताधिकार के आधार पर निर्वाचित होगी और वो भारतीयों की होगी और भारतीय अपने लिए संविधान बनाएंगे। इसके साथ में ही ये भारतीय संविधान सभा बनना शुरू हुई। कैसे बनेगी संविधान सभा, उसका एक खाका तैयार किया गया। ठीक है, एक बात हमें यहाँ पे याद रखना पड़ेगा कि मुस्लिम लीग लगातार मुखर हो रही थी देश के विभाजन के लिए। जो जिन्ना का द्विराष्ट्र सिद्धांत था वो अपने पुरजोर स्वभाव उसमें था, पुरजोर आगे बढ़ रहा था और वो हमारे लिए सबके लिए चिंता का विषय था, क्योंकि जिन्ना किसी भी बात पर एक मत होने के लिए तैयार नहीं थे। खैर, तो कैबिनेट मिशन ने उसमें एक प्रावधान कर दिया। कैबिनेट मिशन ने ये भी कह दिया कि जो संविधान सभा बनेगी वो सभी के लिए होगी, सभी उसमें शामिल हों और बाद में डिसाइड करेंगे कि द्विराष्ट्र बनेंगे तो कैसे संविधान उनके लिए क्या कैसे बनेगा। खैर, वो एक लंबी चर्चा है, मैं उस बात से आगे बढ़ जाता हूँ। 1946 में जब ये फाइनल हो गया कि संविधान सभा का निर्माण होगा, कैसे होगा, कितने लोग होंगे उसमें, तो इसका एक खाका तैयार हुआ। 389 मेंबर्स होंगे। कितने? 389 सदस्यीय एक संविधान सभा का निर्माण होगा। क्लियर हो गया? ठीक, अब 389 जो सदस्य होंगे वो कौन होंगे? तो जो ब्रिटिश प्रांत थे जिनकी संख्या उस समय 11 थी, वहाँ से 292 सदस्य चुनकर आएंगे और 93 मेंबर्स देसी रियासतों से चुनकर आएंगे और 4 मेंबर्स आएंगे कमिश्नरी से। 4 कमिश्नरी थी, वहाँ से एक एक मेंबर चुनकर आएगा। यानी 296 जो मेंबर आएंगे वो आपके आएंगे जो ब्रिटिश प्रोविंसेस हैं, जो ब्रिटिश प्रांत है वहाँ से, और जो 93 मेंबर्स आएंगे वो आएंगे देशी रियासतों से। ठीक है, जो हमारी देशी रियासतें थीं, आपको पता है कि अंग्रेजी हुकूमत पूरे देश में नहीं थी, हमारी देसी रियासतें स्वतंत्र रहती थीं और एक हिस्सा, जो बड़ा हिस्सा था, वो ब्रिटिश इंडिया कहलाता था और एक प्रिंसी स्टेट कहलाते थे। तो 93 मेंबर्स प्रिंसी स्टेट से आएंगे और 296 जो मेंबर्स हैं वो ब्रिटिश भारत से आएंगे चुनकर। 11 प्रांतीय असेंबलीज थी, वहाँ से चुनकर आएंगे। ठीक है, 4 हमारे कमिश्नरी जोन थे, वहाँ से चुनकर आएंगे और 93 मेंबर्स कहाँ से आएंगे?
प्रिंसी स्टेट से यानी देसी रियासतों से। ये एक तरह से मॉडल तैयार हो गया कि भाई इसके लिए इलेक्शन हुआ। ठीक है, इसके लिए इलेक्शन हुआ 1946 में इसके लिए इलेक्शन हुआ। इलेक्शन कैसे हुआ? वयस्क मताधिकार के आधार पर ये इलेक्शन हुआ। ठीक है, दूसरा बेहद महत्वपूर्ण है कि इलेक्शन प्रत्यक्ष था या अप्रत्यक्ष था। ये इलेक्शन अप्रत्यक्ष था। ठीक है, और आपको अगर समझना आए तो ठीक ऐसे समझिए जैसे आज राज्यसभा के सदस्यों का इलेक्शन होता है, यानी आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के द्वारा एकल संक्रमणीय मत से होता है। यही पद्धति हमने उस समय अपनाई। ठीक है, अगर इसे एक शब्द में समझना है तो जो 292 मेंबर्स जो इलेक्टेड होके आए थे, असेंबली से आए थे, और वो कैसे आए थे? जैसे आज एक राज्यसभा के सदस्य का निर्वाचन होता है जो इनडायरेक्ट होता है। ठीक, 93 मेंबर्स जो आने थे वो कहाँ से आने थे? प्रिंसी स्टेट से आने थे, देसी रियासतों से आने थे, और उन्हें अपने यहाँ से मेंबर्स को चुनकर भेजना था। ठीक है, बड़ी बड़ी रियासतों की बात हो रही है। और आप जानते हैं कुछ समय 265 के आसपास 565 के आसपास देसी रियासतें हुआ करती थी, और वहाँ से 93 मेंबर्स को आना था, और वो नॉमिनेटेड होंगे। ठीक है ना, वो नॉमिनेटेड होंगे। किसके द्वारा नॉमिनेट होंगे? देशी रियासतों के राजाओं के द्वारा। तो कुल मिला के यहाँ पर संपूर्ण भारत का प्रतिनिधित्व बुलाया गया संविधान निर्माण प्रक्रिया में। ठीक है, तो ये एक प्रोसेस स्टार्ट हो गई, इस पे काम शुरू हो गया। दूसरा ये कहा गया कि भाई संविधान निर्माण प्रक्रिया चलेगी तो तब तक देश का प्रशासन कैसे चलेगा, क्योंकि अंग्रेज अब बिल्कुल यहाँ से जाने के मूड में थे। तो उसके लिए फिर एक अंतरिम सरकार बनाई गई। अंतरिम का मतलब होता है टेम्परेरी गवर्नमेंट बनाई गई। 14 सदस्यीय सरकार बनी, जिसको लीड कर रहे थे आपके पंडित जवाहरलाल नेहरू जी। ठीक है, लेकिन याद रखना ये एक स्वतंत्र सरकार नहीं थी, बल्कि ये जो हमारी काउंसिल होती थी, वॉइसरॉय की काउंसिल होती थी, उसी के मेंबर थे जिन्हें हमने सरकार के रूप में चिन्हित कर दिया था। और उसके अध्यक्ष तो वायसराय होते थे, लॉर्ड माउंटबेटन वायसराय थे, वो उसके चेयर करते थे। और बाकी जो उसके मेंबर थे, जैसे उपाध्यक्ष थे उसके वो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, और उसी को उन्होंने भारत की गवर्नमेंट मान लिया, अंतरिम सरकार मान लिया। और बोला किस कानून से भारत चलेगा? तो उसमें ये कहा गया कि जब तक भारतीय संविधान बनके तैयार नहीं हो जाता तब तक भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा देश को शासित किया जाएगा, देश चलाया जाएगा। और ये 14 लोगों की जो सरकार है ये देश को चलाने का काम करेगी, और उनको जो विभाग हैं वो डिस्ट्रीब्यूट कर दिए गए थे। ठीक है, और अगर आपको वो कौन कौन लोग थे उनके बारे में जानना है तो उसके लिए हम अलग से बात कर लेंगे। फिलहाल उसमें आगे बढ़ते हैं। अब क्या हुआ? मुस्लिम लीग को ये संविधान सभा स्वीकार नहीं हो रही थी। मुस्लिम लीग उसको बॉयकॉट कर रही थी। साथ में कुछ प्रिंसी स्टेट थे जो इसको स्वीकार नहीं कर रहे थे, क्योंकि प्रिंसी स्टेट ये चाहते थे कि हम तो स्वतंत्र रहेंगे, हमारा अपना अलग देश हो जाएगा, हमारी अपनी अलग विधान हो जाएगा, तो वो इसको स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं हो रहे थे। खैर, तो हम इस जो कैबिनेट मिशन में लिखा था कि कोई इसमें पार्टिसिपेट करेगा या नहीं करेगा, इस आधार पे इसको डिले नहीं किया जाएगा। ये काम होना है, जिनको पार्टिसिपेट करना है वो पार्टिसिपेट करेंगे, और जिनको नहीं करना है वो स्वतंत्र हैं, वो पार्टिसिपेट न करें, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये प्रक्रिया रुकेगी नहीं, बहुत ही फास्ट प्रक्रिया चल रही थी, क्योंकि देश को आज़ाद भी करना था और संविधान का निर्माण भी होना था। ठीक है, तो यहाँ तक समझ में आ गया होगा कि यहाँ तक क्या कहानी रही है। यहाँ तक आपकी समझ में आ गया कि किस प्रकार से संविधान सभा का निर्माण हुआ है और कितने मेंबर्स उसमें होने थे, ये सब हुआ है। ठीक है, अब क्या हुआ? बाद में कुछ समय बाद
जो मुस्लिम लीग थी वो भी तैयार हो गई और जो प्रिंसी स्टेट थे वो भी तैयार हो गए कि नहीं चलो अपन इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। तो इस संविधान सभा के लिए जो इलेक्शन हुए, समझ गए, इलेक्शन इनडायरेक्ट जो इलेक्शन हुए थे प्रांतीय विधानसभाओं के द्वारा, उनमें 208 सीट जो आई थी वो कांग्रेस की आई थी और 73 सीट्स जो आई थी वो मुस्लिम लीग की आई थी और बाकी 15 जो सदस्य चुनकर आए थे वो स्वतंत्र थे और इंडिपेंडेंट कह सकते, छोटी छोटी पार्टियां भी पहले हुआ करती थी, उनसे एक एक मेंबर, दो दो मेंबर चुनकर आए थे। ठीक है, तो उस इलेक्शन की प्रक्रिया पूरी हुई। उसके बाद 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक का आयोजन किया गया। ठीक है, एक बात मैं और आपको बता दूं इसमें कि जो चुनाव हुआ था उसमें कुछ सीटें रिजर्व हुई थी, जैसे सिख समाज के लिए रिजर्व थी सीटें और मुस्लिम समाज के लिए रिजर्व थी और बाकी जनरल कैटेगरी में सारे लोग थे। तो ये 3 एक समूह बनाए गए थे जिनके लिए सीट रिजर्व की गई थी और उनको इलेक्शन में पार्टिसिपेट करने के लिए इनवाइट किया गया था। खैर, तो इस प्रकार से सबसे पहले जो पहली मीटिंग जो हुई हमारी संविधान सभा की वो 9 दिसंबर 1946 को पहली मीटिंग हुई थी। ठीक है, 9 दिसंबर 1946 को पहली मीटिंग हुई थी। इस पहली मीटिंग में जब सारे लोग इकट्ठे हुए, अब इसमें आप ये देखिए कांग्रेस को 208 सीट हैं और मुस्लिम लीग को 73 सीट्स हैं। तो मुस्लिम लीग की ये समझ में आ गया कि अगर इस संविधान सभा में संविधान निर्माण होगा तो वही होगा जो कांग्रेस चाहेगी, क्योंकि कांग्रेस के पास में बहुमत है। कोई भी प्रस्ताव होगा उसको कांग्रेस पास करा लेगी। तो मुस्लिम लीग केवल और केवल उस पर डिबेट कर सकती है, बाकी पास कराना न कराना मुस्लिम लीग के हाथ में नहीं रह जाएगा। तो मुस्लिम लीग के नेताओं ने ये विचार किया। याद रखना, मुस्लिम लीग को बहुत कोशिश की गई थी, मनाने की कोशिश की गई थी कि भाई देश का विभाजन ना हो और सबके लिए एक ही संविधान हो, एक ही देश हो, लेकिन मुस्लिम लीग मानने के लिए तैयार नहीं थी। और आप याद रखना, जो अंतरिम सरकार बनी थी उसमें लियाकत अली जो मुस्लिम लीग के नेता थे उनको फाइनेंस डिपार्टमेंट दिया गया था, फाइनेंस मिनिस्ट्री दी गई थी जो बेहद महत्वपूर्ण मिनिस्ट्री हुआ करती थी उस समय की। वो केवल उनको मैनेज करने के, लेकिन वो उनकी समझ में नहीं आया और उन लोगों ने इसे बॉयकॉट कर दिया। यानी 9 दिसंबर 1946 को जब पहली बैठक हुई संविधान सभा की तो उस बैठक को मुस्लिम लीग ने बॉयकॉट कर दिया, कुछ प्रिंसी स्टेट्स ने भी बॉयकॉट कर दिया। तो इस प्रकार से अब इस संविधान सभा की जो संख्या है वो कम हो गई। जहां 389 मेंबरों की बात हो रही थी, अब टोटल इसमें मेंबर रह गए हैं 299, 299। क्लियर हो गया, 299 मेंबर रह गए हैं। याद रखना, इसमें जो 93 मेंबर्स जो प्रिंसी स्टेट से होने थे वो अब केवल 70 रह गए हैं। ठीक है, 70 मेंबर्स प्रिंसी स्टेट से रह गए और 299 मेंबर्स आपके जो हमारे प्रोविंसेस थे, ब्रिटिश प्रांत थे, वहाँ से रह गए। यानी कुल मिला के जो मेंबर थे उनकी संख्या हो गई 299। ठीक है, और मुस्लिम लीग ने इसको बॉयकॉट कर दिया और मुस्लिम लीग ने ये कहा कि हम अपने अलग संविधान बनाएंगे, अलग संविधान सभा बनाएंगे और अपने संविधान के लिए अलग से उसका निर्माण करेंगे। और 10 देसी रियासतें भी उनके साथ चली गई थी। जब देश का विभाजन हुआ तो उस समय की बात मैं कर रहा हूँ, तो उस समय 10 रियासतें पाकिस्तान के साथ गई थी और बाकी 552 के आसपास जो रियासतें थी उन्होंने भारत में अपना विलय किया था। कुछ रियासतों ने बहुत प्रॉब्लम क्रिएट की थी, वो भी एक विषय है, जैसे जम्मू कश्मीर हो गया, जूनागढ़ हो गया, है ना, और साउथ में आपकी हो गई
तो कुछ रियासतों ने प्रॉब्लम क्रिएट की थी, लेकिन मैक्सिमम जो रियासतें थीं वो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के प्रयास से, उस समय के नेताओं के प्रयास से वो सारी की सारी रियासतें हमारे भारतीय संघ में शामिल हुई थी और 10 रियासतें पाकिस्तान में चली गई थी। ठीक है, तो यहाँ तक क्लियर हो गया। अब क्या हुआ, संविधान सभा बैठी। अब संविधान सभा को चेयर कौन करेगा, तो हमने फ्रांस की पद्धति को अपनाया। फ्रांस की पद्धति में क्या होती है बताऊंगा। फिलहाल तो ये था कि इस संविधान सभा को चेयर कौन करेगा, तो जो सबसे वयोवृद्ध थे उस संविधान सभा में उनको चेयर करने के लिए बोला गया। तो जो पहली बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 को, उसमें डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी को उसका चेयरमैन बनाया गया। तो याद रखना वो टेम्परेरी रूप से चेयरमैन बनाए गए थे, क्योंकि आप लोग जानते हैं आज भी हमारे सदन में स्पीकर को चुनने की एक प्रोसेस होती है। तो लेकिन उस समय चूँकि प्रोसेस शुरू करनी थी 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की, तो उस समय एक चेयरमैन हमको चाहिए था। तो उस समय चेयरमैन डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी को बनाया गया, जो सबसे वयोवृद्ध लीडर थे उस संविधान सभा के। तो 9 दिसंबर को उन्होंने उस संविधान सभा की पहली बैठक को चेयर किया, अध्यक्षता की। लेकिन बाद में दूसरी जो बैठक आयोजित हुई है वो 11 दिसंबर को हुई, 11 दिसंबर 1946 को, और उसके लिए परमानेंट अध्यक्ष बनाए गए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। ठीक है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को परमानेंट अध्यक्ष बनाया गया था संविधान सभा का। ठीक है, और फिर 13 दिसंबर 1946 को तीसरी बैठक हुई संविधान सभा की। उस बैठक में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव को रखा। उद्देश्य प्रस्ताव का मतलब ये था कि इस संविधान सभा को क्यों बुलाया गया है, इसका क्या उद्देश्य है और कैसे ये संविधान सभा काम करेगी और क्या हमारा मेन मोटिव होगा यहाँ संविधान सभा में बैठने का और कैसे हम लोग काम करेंगे। तो ये पूरा का पूरा खाका तैयार करके उद्देश्य प्रस्ताव के रूप में पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने प्रस्तुत किया था 13 दिसंबर 1946 को। ठीक है, और इस प्रस्ताव पर चर्चा शुरू हो गई। मैं आपको बता दूं कि आज जो भारतीय संविधान का जो प्रियम्बल है, जो प्रस्तावना है, वो इसी का एक हिस्सा है। यानी ये जो उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था वही आगे चल के भारतीय संविधान की प्रस्तावना बनी है। ये मैं आपको जानकारी के तौर पर बता रहा हूँ। ठीक है, अब किसको क्या दायित्व दिया जाए, सबसे मूल प्रश्न यही है जहाँ मैं आना चाहता हूँ, जिसको लेकर बहस है। ठीक है, सबसे पहले मैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के बारे में बताना चाहता हूँ। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने कांग्रेस से नहीं थे। श्यामाचरण मुखर्जी, डॉक्टर श्यामाचरण मुखर्जी कांग्रेस से थे, याद रखना इस बात को। लेकिन डॉक्टर अंबेडकर साहब कांग्रेस से नहीं थे, बल्कि उनकी अलग अपनी पार्टी थी और उनकी पार्टी का नाम था डिप्रेस्ड क्लास फेडरेशन। हाँ जी, शायद यही नाम था उनका। तो उनकी अपनी अलग पार्टी थी और संविधान सभा में चुनकर अंबेडकर साहब पहले बंगाल से आए थे, लेकिन बाद में जब भारत का विभाजन हुआ था 1947 में, तो उस समय जिस हिस्से से अंबेडकर साहब चुनकर आए थे बंगाल से, वो हिस्सा पाकिस्तान में चला गया था। उसके बाद जो अंबेडकर साहब थे उनकी संस्था वहाँ से चली गई, तो उन्हें फिर महाराष्ट्र, यानी जिसे बम्बई प्रेसिडेंसी बोलते थे, बम्बई लेजिस्लेटिव असेंबली थी वहाँ की, वहाँ से चुनकर वो राज्यसभा में आए थे। आप ये मानिए वो संविधान सभा में आए थे, एज ए राज्यसभा चुन के आते हैं ना, ऐसे इसी प्रकार से इलेक्शन हुआ था। अब आप सोच रहे होंगे कि डिप्रेस्ड क्लास जो उनकी पार्टी थी, शेड्यूल कास्ट फेडरेशन उनकी पार्टी थी, तो वो ज़्यादा वर्चस्व नहीं था। हाँ, महाराष्ट्र में उसने इलेक्शन ज़रूर लड़ा था और जहाँ तक मेरी जानकारी है उनकी पार्टी ने इलेक्शन लड़ा था और वो इलेक्शन में उनको 2 सीट मिली थी। तो जो बॉम्बे प्रेसिडेंसी असेंबली थी उसमें 2 सीट थी डॉक्टर बाबा साहब की पार्टी की। ठीक है,
लेकिन सबसे बड़ा प्रश्न ये था कि 2 सीट से वो चुनकर कैसे आएंगे। ये डेफिनेटली सी बात है कि भाई 2 सीट से वो चुनकर कैसे आएंगे। तो उसमें फिर जितने भी वहाँ स्वतंत्र सदस्य थे कांग्रेस ने, सब ने मिलकर बाबा साहब को वहाँ से निर्वाचित किया, बॉम्बे असेंबली से निर्वाचित किया था संविधान सभा के लिए। इस बात को हम हमेशा ध्यान रखिए कि बाबा साहब इतने इंटेलिजेंट थे, इतने पढ़े लिखे थे कि उनका संविधान सभा में रहना बहुत ज़रूरी था। और इस बात को नेहरू जी ने और उनकी सरकार ने प्रेशर दे के कहा कि भाई संविधान सभा में डॉक्टर साहब का होना बहुत ज़रूरी है, डॉक्टर साहब का होना बेहद इम्पॉर्टेंट है, तो उनको कैसे भी करके आप लाइए। चूँकि निर्वाचन ज़रूरी होता था तो उन्हें वहाँ से निर्वाचित किया गया था। क्लियर हो गया। और बाबा साहब उस संविधान सभा के हिस्सा बने, निर्वाचित सदस्य बने। दूसरा नाम आता है मिस्टर B.N. राव का, बेनेगल नरसिंहा राव। मिस्टर B.N. राव जो आज के कर्नाटक के रहने वाले थे और वो बहुत पढ़े लिखे थे, बहुत योग्य थे और वो एक अच्छी एजुकेटेड फैमिली के साथ आए थे और वो एक ICS थे। उन्होंने ICS एग्ज़ाम क्रैक किया था और एक प्रशासनिक अधिकारी वो बने थे और प्रशासनिक अधिकारी के रूप में सरकार में उन्होंने अपना योगदान दिया था और बाद में कलकत्ता हाई कोर्ट के वो जज भी रहे थे। तो इतने योग्य व्यक्ति थे कानूनी तौर पर वो मिस्टर B.N. राव, बेनेगल नरसिंहा राव। तो उनको इस पूरी असेंबली का, पूरी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का संविधान सभा का सलाहकार नियुक्त किया गया, जिन्हें हम लीगल एडवाइज़र कहते हैं। तो मिस्टर B.N. राव ही वॉज अ वेरी इंटेलिजेंट पर्सन और ख्याति प्राप्त परिवार था उनका, उनकी अपनी ख्याति थी। हाई कोर्ट के जज रहे थे कलकत्ता में और बहुत सारे उनके अच्छे काम थे विधिक क्षेत्र में। तो उनको इस संविधान सभा का कानूनी सलाहकार बनाया गया। ठीक है, यहाँ तक क्लियर आ गई। तो हमारे जो महान 2 व्यक्ति हैं जिनको लेकर अक्सर ये विवाद है, बहस है कि संविधान का निर्माता कौन है, अभी आप समझेंगे इस वीडियो में आगे कि किसकी क्या भूमिका रही है। ठीक है, तो संविधान सभा बैठी, विचार विमर्श हुआ भी क्या करना चाहिए। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी जो पहले चेयरमैन बने संविधान सभा के, उनके नेतृत्व में इस संविधान सभा ने आगे बढ़ना शुरू किया। ठीक, और उसमें ये डिसाइड हुआ कि भाई इस संविधान को कैसे बनाया जाएगा, कितने समय में बनाया जाएगा और हमारे संविधान की क्या प्रमुख विशेषता रहनी चाहिए, इस बात पर बहस हुई। तो सबसे पहला ये समाधान इसका ये निकल के आया कि भाई हम समितियों का गठन करेंगे, कमेटीज़ बनाएंगे। अब कमेटी बनाने के पीछे क्या लॉजिक था? कमेटियां बनाने के पीछे लॉजिक ये था कि जितने भी लोग सदस्य चुनकर इसमें आए हैं उन सब की सहभागिता इस संविधान के निर्माण में होनी चाहिए। चाहे कोई बड़ी पार्टी से है, कोई छोटी पार्टी से है, कोई स्वतंत्र तरीके से आया है, सबकी भूमिका इस संविधान निर्माण में होनी ही चाहिए। इस उद्देश्य के साथ भी बहुत सारी समितियों का गठन किया गया। प्रमुख रूप से 8 समितियां बनाई गई थी और हर एक समिति में मेंबर्स को रखा गया था और उसके चेयरमैन बनाए गए थे। ठीक है, जैसे केंद्रीय समिति बनाई गई जिसके अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू बने थे। जैसे मूल अधिकार संबंधी और माइनॉरिटी से रिलेटेड जो विभाग बनाया गया था उस समिति बनाई गई थी। फंडामेंटल राइट से रिलेटेड समिति बनाई गई थी, उसके चेयरमैन आपके सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को बनाया गया था। ये संविधान सभा कैसे चलेगी, इसके नियम कैसे बनाए जाएंगे, इसको लेकर जो एक समिति बनी थी उसके अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बनाए गए थे। ऐसे ही एक ड्राफ्टिंग कमेटी बनी थी जिसके अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को बनाया गया था और उनकी इस कमेटी में 6 मेंबर और थे। तो इस प्रकार से ये कमेटी बनाई गई है, लेकिन याद रखना ये कमेटी बाद में बनी है। ड्राफ्टिंग कमेटी देश आज़ाद हो गया,
15 अगस्त को, तो 29 अगस्त 1947 को ड्राफ्टिंग कमेटी बनाई गई थी। इस बात को हम लोग याद रखिएगा। देश की आज़ादी के 4 दिन बाद ड्राफ्टिंग कमेटी बनी थी, जिसको चेयर किया था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने, ठीक। और उसका सलाहकार बनाया गया था मिस्टर BN राव को। और मिस्टर BN राव केवल ड्राफ्टिंग कमेटी के सलाहकार नहीं थे, बल्कि पूरी संविधान सभा के सलाहकार थे, ठीक। तो यहाँ तक बात क्लियर हो गई है। लेकिन आज़ादी से पहले 1946 और 47 में, अगस्त से पहले भी हमारे संविधान की बहुत सारी समितियाँ बना दी गई थी। तो 8 तो प्रमुख समितियाँ थी, जिसके चेयरमैन बनाए गए थे। किसी में 50 सदस्य थे, किसी में 52 सदस्य थे। इतनी बड़ी बड़ी समितियाँ बनाई गई थी और उनके अपने विशेष विषय थे। और कुछ छोटी समितियाँ भी बनाई गई थी। 15 या 16 के आसपास कुछ छोटी समितियाँ बनाई गई थी। उनका भी काम बटा हुआ था। कुल मिला के मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जितनी भी संवैधानिक समितियां बनी थी, संविधान सभा की समितियां बनी थी, उनका काम आपस में बटा हुआ था। हर एक समिति का अपना काम था, अपना फील्ड था, और उस फील्ड में उस समिति को रिसर्च करनी थी और उसके बाद उसको एक खाका तैयार करना था भारतीय संविधान के लिए, अपनी रिपोर्ट तैयार करनी थी। और वो रिपोर्ट संविधान सभा में जब भी समय आएगा उस समय प्रस्तुत करनी थी। तो सबके अपने अपने विभाग थे। जैसे मैं एक छोटा सा उदाहरण लेता हूँ, जैसे झंडा समिति, तो JV कृपलानी साहब झंडा समिति के अध्यक्ष बनाए गए और उसके कुछ मेंबर्स बनाए गए। तो उनको भारतीय झंडा कैसा हो, उसकी क्या संहिता होनी चाहिए, उसके क्या नियम होने चाहिए, उससे रिलेटेड अपनी रिसर्च करनी थी, अपना वक्तव्य रखना था, अपना लेख रखना था, और उस लेख पे बाद में डिस्कशन होना था। तो वो अगर सही है तो उसको एक्सेप्ट कर लिया जाता था, उसमें कुछ कमी है तो उसको दूर कर लिया जाता था। तो कुल मिला के 8 बड़ी समितियां बनी और छोटी छोटी 15 से 16 समितियां प्रमुख बनी, और भी समितियां छोटी बनी। और एक विशेष कमेटी बनी थी पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में, जिसको ये डिसाइड करना था कि संविधान में जो हम शामिल करने वाले हैं जो तथ्य, वो कहाँ से आएंगे। आपको बता दें कि भारतीय संविधान को बनाने से पहले पूरी संविधान सभा के सदस्यों ने मिलकर, याद रखना, सबने मिलकर 60 देशों के संविधान के निचोड़ को स्वीकार किया है। लेकिन एक स्पेशल कमेटी बनाई गई थी पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में, जिसने कनाडा, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों के संविधान का गहन अध्ययन किया था। आगे समझ में? और उन प्रावधानों को हमने अपने संविधान में स्वीकार किया था। क्लियर आ रहा है समझ में? तो अब जैसे मिस्टर BN राव है, BN राव तो सबके लिए अवेलेबल थे, सबके लिए अवेलेबल थे। अगर किसी को भी कानूनी तौर पर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो वो BN राव से सलाह ले सकते थे। BN राव ने अपने भी कुछ फैक्ट्स डाले, जैसे जुडिशियल रिव्यू। जो जुडिशियल रिव्यू जो संविधान में आज है, वो जुडिशियल रिव्यू का जो विचार है वो BN राव के द्वारा लाया गया, बेनेगल नरसिंह राव जी के द्वारा लाया गया है ना। और बाद में 1950 51-52 के आसपास BN राव अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के जज भी बने। तो वो अपने आप में बहुत योग्य व्यक्ति थे। लेकिन मैं यहाँ एक क्लियर कर देना चाहता हूँ, मैं समितियों के नाम ले सकता हूँ, मैं समितियों के नाम ले भी रहा हूँ। इतने सारे लोगों ने मिलकर इस संविधान को बनाया, इतने सारे लोगों के संविधान निर्माण में भूमिका थी। 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा था इस संविधान को बनने में, ठीक। और इस संविधान में और भी लोगों की मैं चर्चा यहाँ करूँगा, क्योंकि अगर हम उनकी चर्चा नहीं करेंगे तो गलत बात होगी, ठीक। पहली बात, इस संविधान का सबसे प्रमुख व्यक्ति जो मेरी नज़र में है, वो हैंड राइटिंग से लिखने वाला व्यक्ति कौन था, जिसने अपनी हैंड राइटिंग में इस संविधान को लिखा है इंग्लिश में? प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। प्रेम बिहारी नारायण रायजादा, इस व्यक्ति का नाम लेना हम भूल नहीं सकते, क्योंकि ये व्यक्ति बेहद महत्वपूर्ण था। उस समय सबसे बड़ा प्रश्न ये खड़ा हो गया कि इस संविधान को लिखेगा कौन, किसकी हैंड राइटिंग अच्छी है। पूरे देश में रिसर्च की गई, सर्च किया गया,
तो रायजादा साहब एक ऐसे व्यक्ति थे जिनकी हैंड राइटिंग बहुत सुंदर थी और उन्होंने अपनी हैंड राइटिंग से इस संविधान को इटालियन स्टाइल में लिखा है। तो हम रायजादा साहब का नाम बिल्कुल याद रखेंगे। इस संविधान को, मूल संविधान को इंग्लिश में इटालियन स्टाइल में सुंदर लेख में लिखने वाले मिस्टर रायजादा। ठीक। दूसरे व्यक्ति हैं मिस्टर अयंगर। मिस्टर HBR अयंगर थे, जिन्हें इस संविधान सभा का सेक्रेटरी नियुक्त किया गया था। सेक्रेटरी का भी अपना बड़ा योगदान होता है, तो वो सेक्रेटरी बने थे संविधान सभा के। एक चीज़ और है, इस संविधान सभा का जो सिंबल है वो हाथी को बनाया गया, एलिफेंट। इस संविधान सभा का जो सिंबल बनाया गया वो हाथी को बनाया गया, यानी जो सील बनी थी संविधान सभा की, उस सील पर हाथी सिंबॉलिक रूप से बनाया गया था। तीसरी, इसको डेकोरेट किया गया, इस पूरे संविधान को डेकोरेट किया गया नंदलाल बोस। किसके द्वारा डेकोरेट किया गया था? नंदलाल बोस। नंदलाल बोस के द्वारा ब्यूटीफाई किया गया इस पूरे संविधान को। तो हम नंदलाल बोस को भी नहीं भूल सकते। इस संविधान को इतना सुंदर चित्रण करके इसको इतना अच्छा डेकोरेट किया है नंदलाल बोस ने, तो उसको ब्यूटीफाई करने का काम किसने किया है? नंदलाल बोस ने। लिखने का काम किसने किया वो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, रायजादा साहब ने किया है। ठीक है। दूसरा, SN मुखर्जी, नाम याद रख लीजिए, SN मुखर्जी, चीफ ड्राफ्ट्समैन ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूशन। चीफ ड्राफ्ट्समैन, याद रखना, इस संविधान का चीफ ड्राफ्ट्समैन है HN मुखर्जी। क्लियर हो गया? ड्राफ्ट्समैन, चीफ ड्राफ्ट्समैन कौन है? मुखर्जी साहब है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर मैं कुछ कमेटियों की चर्चा कर लेता हूँ कि कौन सी कमेटी बनी थी और कौन सी कमेटी। एक चीज़ और मैं कमेटी के बारे में बता दूँ, जैसे मैं भी कह रहा था कि स्पेशल एक्सपर्ट कमेटी बनी थी। एक्सपर्ट कमेटी का काम था कि जितना भी एक काम हो रहा है संविधान सभा के अंदर, उस सब को सुपरविजन करना, एक्सपर्ट कमेटी, और जिसको चेयर किया था पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। ठीक है। अब मैं बात करता हूँ कि अब मेरी बात अंतिम समय पे जा रही है, क्योंकि जो मेरी मूल बात थी वो आ चुकी है कि संविधान का निर्माण आखिर किसने किया। आप खुद निर्णय करना कि एक व्यक्ति ने किया या सामूहिक रूप से संविधान का निर्माण हुआ है, और उसमें सभी का बराबर योगदान है, किसी का कम किसी का ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं है, सभी का समान योगदान है, कंट्रीब्यूशन है। सोचिए, जो लिख रहा है रायजादा, जो चीफ ड्राफ्ट्समैन है मुखर्जी साहब, उनको, जो ब्यूटीफाई कर रहे हैं बोस साहब, उनको, तो जो सेक्रेटरी बने हैं उनका महत्व बहुत है। ठीक, तो ये संविधान प्रक्रिया चलने लगी। अब मैं आपको जो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के नेतृत्व में जो समिति बनी थी, ड्राफ्टिंग समिति, उसके काम को थोड़ा चर्चा करता हूँ कि उसका क्या काम था और उसके कौन कौन मेंबर हुए थे। ठीक है, तो मैं उसकी चर्चा आपके सामने रखना चाहता हूँ। जैसे मैंने अभी कहा कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के नेतृत्व में एक 7 मेंबर्स कमेटी बनी थी, जिसे ड्राफ्टिंग कमेटी कहते हैं, और उसका काम ये था कि उसे संविधान की ड्राफ्टिंग करनी थी। अब कई लोग ये ड्राफ्टिंग नहीं समझते हैं कि ड्राफ्टिंग क्या होती है। ड्राफ्टिंग क्या होती है, मैं आज क्लियर शब्दों में आपको बताता हूँ कि ड्राफ्टिंग का मतलब क्या होता है। देखिए, मान लीजिए कि 10 लोग हैं और 10 लोगों को हमने अलग अलग विषय दे दिए कि आपको अमुक विषय पर रिसर्च करके आनी है और उस पर अपना लेख लिख कर लाना है। ठीक है, अपनी भाषा में लिख कर लाना है। ठीक, क्योंकि भाषा 2 तरीके से लिखी जाती है, एक तो ऑर्डिनरी भाषा होती है, जनरल भाषा होती है, एक ऑफिशियल लैंग्वेज होती है। तो ऑफिशियल लैंग्वेज में लिखना
फाइनल जब हम लिख रहे होते हैं किसी भी स्टेटमेंट को, तो उसमें ऑफिशियल लैंग्वेज का यूज़ किया जाता है। अदरवाइज आम बोलचाल की भाषा में भी हम अपनी बात रखते हैं, और अक्सर आज भी हमारे विधानमंडल में ये होता रहता है। तो ड्राफ्टिंग का मतलब क्या होता है कि जैसे समितियां बनी थी, 8 बड़ी समितियां बनी थी, 15-16 छोटी समितियां और उसके अलावा भी समितियां बनी थी, इन सब ने अपने अपने विषय में काम किया। 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा इस संविधान को बनने में, एक दिन में नहीं। और याद रखिए 11 सेशन बैठे थे इस संविधान के मसौदे पर विचार विमर्श करने के लिए। तो वो जो समितियों के मेंबर थे वो सभी अपने अपने विषय पर रिसर्च करके एक खाका तैयार रफ कार्य करके लाते थे। ठीक, सबने अपना अपना रफ कार्य करके जो 29 अगस्त 1947 को आज़ादी के बाद जो ड्राफ्टिंग कमेटी बनी थी, जिसको चेयर किया था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने, उस समिति को सबने अपना वो मसौदा सौंप दिया था। उस सारे मसौदों को कलेक्ट किया था और उसको एक ऑफिशियल लैंग्वेज में कन्वर्ट करना था। किसको कहाँ, किस आर्टिकल को कहाँ बिठाना है, ये डिसाइड करना था ड्राफ्टिंग कमेटी का काम। क्लियर आ गया? ड्राफ्टिंग का मतलब समझ गए? यानी पहले से जो रिपोर्ट्स आ रही हैं उन रिपोर्ट्स को सम्मिलित करना, कोलैबोरेट करना और उसके बाद उसकी एक ऑफिशियल लैंग्वेज में विस्तार से लिख देना, इसको बोलते हैं ड्राफ्टिंग करना। तो ड्राफ्टिंग कमेटी का यही काम था। तो इसका मतलब हम ये नहीं कह रहे हैं कि केवल BN राव ने संविधान का निर्माण किया था, वही संविधान निर्माता है, या डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने अकेले संविधान का निर्माण किया था। ऐसा नहीं है। संविधान का निर्माण उन सारी समितियों ने मिलकर किया था, सारे सदस्यों ने मिलकर किया था और बड़ा प्रयास किया था, और उसको फाइनल ड्राफ्टिंग करने का काम भीमराव अंबेडकर जी के नेतृत्व में 7 मेंबर्स जो कमेटी थी उनकी, उसने किया। और फिर उस मसौदे जो ड्राफ्टिंग हुई थी उस संविधान की, उस पर फिर एक लंबी चर्चा हुई थी, और उस लंबी चर्चा में उसमें ऐड भी किया गया, रिमूव भी किए गए, उसमें संशोधन भी किए गए, लोगों की सहमति असहमति भी हुई संविधान सभा के अंदर, एक लंबी बहस हुई थी और फाइनल उसका ड्राफ्ट बन के तैयार हुआ था। उसे आज हम अपना संविधान के रूप में जानते हैं। ठीक है, तो जो ड्राफ्टिंग कमेटी थी उसका काम क्या था? सारी समितियों का जितना भी डाटा था वो डाटा सब इस कमेटी को दे दिया गया। अब उसको वो सिस्टम से लगाने का काम ही ड्राफ्टिंग है। कौन सा सब्जेक्ट कब आना चाहिए, कौन सा सब्जेक्ट इसके बाद आना चाहिए, ये काम करना ही ड्राफ्टिंग कमेटी का काम था। कहाँ कौन सा प्रावधान हम एडजस्ट करेंगे, ये ड्राफ्टिंग करना। देखिए, जैसे सबसे पता है महत्वपूर्ण काम क्या होता है। जैसे मान लीजिए आपसे बोला जाए कि एक अमुक विषय है और इस पर आपको एक प्रपत्र तैयार करना है, एक लेटर बनाकर तैयार करना है ऑफिशियल, तो उसको बनाने में जो बनाने वाला व्यक्ति होता है, फर्स्ट टाइम उस ऑफिशियल लेटर को बनाने वाला जो व्यक्ति होता है, वो उसको बहुत मेहनत करनी पड़ती है। उसको शब्दों का चयन करना पड़ता है, विषय की गंभीरता को पढ़ना पड़ता है, समझना पड़ता है और फिर वो अपने शब्दों में उसको लिखने का। हर कोई व्यक्ति उसको आवेदन को बनाने में सक्षम नहीं होता है। हर व्यक्ति को प्रॉब्लम होती है उस आवेदन को बनाने में, कोई जो स्टार्टिंग करता है। लेकिन जब हमारे पास वो आवेदन बन के आ जाता है रफली, तो उसमें संशोधन करना तो हमारे लिए थोड़ा आसान होता है, क्योंकि हमें बता देते हैं कि भाई ये शब्द आपकी जगह में आना चाहिए, ये तो हम कर सकते हैं, या इस शब्द की जगह ये शब्द आना चाहिए, ये भी हम उसमें आसानी से कर सकते हैं। लेकिन फर्स्ट टाइम किसी चीज़ को लिखना मुझे लगता है कि सबके लिए थोड़ा कठिन होता है। तो फर्स्ट टाइम जो रिसर्च करके आ रहे थे, 60 देशों के संविधान की स्टडी चल रही थी, कुछ हमारे जो अंग्रेज़ों के द्वारा बनाए गए जो अधिनियम थे उनको स्टडी किया जा रहा था। भारत शासन अधिनियम 1935 तो बताते हैं कि मैक्सिमम पार्ट ऑफ दिस इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन टेकन फ्रॉम द 1935 एक्ट, वहाँ से लिया गया है।
तो वो सब मसौदा तैयार करने में जो मेहनत लगती है उसको हम कम नहीं आंक सकते। तो ड्राफ्टिंग कमेटी की भी मेहनत कम नहीं है। वो सारे के सारे मटेरियल को कोलैबोरेट करके ड्राफ्टिंग करके और उसे हमारे सामने संविधान के रूप में प्रस्तुत करना, ये भी अपने आप में एक बड़ा काम है। और हर लीगल स्टेप पर BN राव खड़े रहे, उन्होंने अपनी सलाह दी, अपना मशवरा दिया, उनका काम ये था। और याद रखना BN राव नॉमिनेट थे, वो मतलब इलेक्टेड नहीं थे, ध्यान रखना इस बात का, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मैं बात करता हूँ ड्राफ्टिंग कमेटी के मेंबर्स की। ड्राफ्टिंग कमेटी के मेंबर्स डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी चेयरमैन थे। दूसरे N गोपालास्वामी अयंगर उसके मेंबर थे, 2 सदस्य हो गए। तीसरे थे अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर, उसके तीसरे सदस्य थे। डॉक्टर KM मुंशी उसके चौथे सदस्य थे। सैयद मोहम्मद सादुल्लाह उसके 5वें सदस्य थे। और 6वें थे N माधवराव। N माधवराव जो आए थे वो आए थे BL मित्तर साहब की जगह पर। BL मित्तर साहब बीमारी के चलते हुए उन्होंने इस समिति से अपना इस्तीफा दे दिया था, है ना। तो बताते हैं इल हेल्थ की वजह से उन्होंने इस्तीफा दिया था और उनकी जगह आए थे आपके N माधवराव। और 7th जो व्यक्ति थे इसमें वो थे टी कृष्णाचारी। टी कृष्णाचारी ये DP खेतान की जगह आए थे। DP खेतान की डेथ हो गई थी और इसलिए उनकी जगह को भरने के लिए आपको टी कृष्णाचारी को लाया गया था। तो इस प्रकार से 7 मेंबर्स जो ड्राफ्टिंग कमेटी थी उसका अपना काम ड्राफ्टिंग करना था, ठीक है दोस्तों। तो संविधान को बनने में कितना समय लगा? 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा था और बड़ा सुंदर संविधान बनके तैयार हुआ। और 11 सेशन बैठे थे इसको तैयार करने के लिए। 64 लाख का खर्चा आया था, 64 लाख रुपए का खर्च आया था इस संविधान को बनाने में। उस समय ये हमें डाटा मिलता है। तो अब आपको संविधान बनके 26 नवंबर 1949 को संविधान बनके रेडी हो गया, ठीक है। एक चीज़ मैं और बताना चाहता हूँ, काफ़ी बड़ा विषय है कि जब देश आज़ाद हो गया तो फिर से एक अंतरिम सरकार बनी थी, ठीक है। अंतरिम सरकार फिर से 14 लोगों की बनी थी। और हाँ, एक और महत्वपूर्ण बात, इस संविधान सभा में 15 महिलाएं भी निर्वाचित होकर आई थी। इस बात को हमें भूलना नहीं चाहिए, ठीक है। सुचिता कृपलानी थी, अमू स्वामी थी, इस तरह से 15 महिलाएं भी संविधान सभा की सदस्य थीं और उनका भी बराबर योगदान था इस संविधान के निर्माण में, ठीक। तो 26 नवंबर 1949 को ये संविधान बनके तैयार हो गया था। लेकिन एक महत्वपूर्ण तारीख तक हमने वेट किया और वो महत्वपूर्ण तारीख 26 जनवरी 1950 हमने इस देश में संविधान को लागू कर दिया था। और उसके बाद देश में 1951-52 में आम चुनाव हुए थे, ठीक। उसकी कहानी बात की है। लेकिन एक बात और मैं आपको डिक्लेयर कर दूं, यहाँ स्पष्ट कर दूं कि संविधान सभा जो रही थी वो 15 अगस्त 1947 तक रही। उसके बाद संविधान सभा के 2 काम संविधान सभा के आज़ादी से पहले और बाद में अभी 2 काम थे। एक वो संविधान बनाती थी और दूसरी वो देश के लिए सामान्य कानून या देश को चलाने के लिए कानून बनाती थी। तो जब देश के लिए संविधान, जब ये असेंबली बनाती थी, संविधान सभा बनाती थी, तो उस समय इस संविधान सभा को चेयर करते थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है। और जब ये देश के लिए, देश को चलाने के लिए सामान्य कानून बनाने होते थे नॉर्मली, तो उस सेशन की अध्यक्षता करते थे मिस्टर GV मालवंकर साहब, ठीक है। तो उस समय GV मालवंकर साहब उसको चेयर करते थे। और जब संविधान बनाने का काम होता था इसी असेंबली में, तो उस समय डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद उसके चेयरमैन रहते थे, उसको चेयर करते थे, ठीक है दोस्तों। बहुत सारी जानकारी और है, चूँकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, लगभग 1 घंटे का वीडियो ये होने जा रहा है और बातें तो बहुत सारी हैं इस पर करने के लिए। लेकिन फ़िलहाल के लिए मैं अपनी इसी जानकारी के साथ इस वीडियो को समाप्त करना चाहूँगा। और फाइनली मैं ये कहना चाहता हूँ कि अब आप इस वीडियो को पूरा सुनने के बाद विचार करिए
कि इस संविधान को बनाने में किसी एक व्यक्ति का हाथ है या एक सामूहिक प्रयास है, ये आपका निर्णय है। हाँ, डॉक्टर साहब को, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी को जनक कहा गया है इसका, तो जनक किसने कहा है? तो इसका भी एक उल्लेख आता है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो कि चेयरमैन थे संविधान सभा के, उन्होंने ये कहा था कि अगर डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर इस सदन के सदस्य न होते तो कुछ तो सदन के लिए बहुत परेशानी होती, और वो बहुत इम्पोर्टेंट व्यक्ति हैं और वो एक तरह से इस संविधान के मुख्य कर्ता धर्ता के रूप में सामने आए हैं। तो उनका इस संविधान सभा में रहना बहुत महत्वपूर्ण था। अगर वो ना होते तो हम बहुत कुछ लैग करते। ये पंडित उन्होंने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने कहा था। ठीक है, बाकी तभी से हम सब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी को भारतीय संविधान का जनक मानते हैं। नो डाउट उनका बड़ा योगदान रहा है, लेकिन योगदान सबका रहा है। मिस्टर बी.एन. राव का भी रहा है, जे.बी. कृपलानी का भी रहा है, अम्मू स्वामी का भी रहा है, बेला युद्ध का भी रहा है जो महिला थी। इसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का रहा है। इस संविधान को बनाने में सरदार वल्लभ भाई पटेल का योगदान रहा है। जाने कितने नाम हैं, मैं आपको गिना सकता हूँ, मैं कमेटियों के मेंबर्स के नाम गिना सकता हूँ। सब ने बेजोड़ मेहनत की है। तो मेरा अपना ये मत है कि संविधान का निर्माण सामूहिक प्रयास का प्रतिफल था और बहुत सुंदर, दुनिया का सबसे बड़ा ये संविधान बनकर हमको मिला है। और आज ये देश इस संविधान से चलायमान है और चलायमान होना भी चाहिए। संविधान से ऊपर कोई नहीं है। संविधान इस देश का सबसे बड़ा कानून है। हमको, आपको, सबको, चाहे वो पार्लियामेंट्री सिस्टम हो, चाहे वो जुडिशरी सिस्टम हो, चाहे वो आपका नौकरशाही वाला सिस्टम हो, ब्यूरोक्रेसी हो, उन सब के लिए एक जो सबसे बड़ा कानून है वो भारतीय संविधान है। और भारतीय संविधान को बनाने में हमारे अपने जो महान लोग थे, महान विभूतियाँ थी, उनका योगदान अतुलनीय रहा है। और आप सोचिए कि विपक्ष भी जिस व्यक्ति को सदन में चुनाव लड़ाकर अपने बिहाव पर लेकर आए तो वो व्यक्ति कितना महत्वपूर्ण हो सकता है। मुझे याद आता है वो वाक़या जब इंदिरा गांधी जो स्वर्गीय प्रधानमंत्री भारत की रही थी, उन्होंने भारत का नेतृत्व करने के लिए यूएन में पंडित जवाहरलाल नेहरू को, आदरणीय वाजपेयी जी को वहाँ भेजा था। तो वाजपेयी जी का कितना महत्व होगा उस सदन के भीतर। तो मुझे लगता है कि ये सुंदर परिपाटी हमारे संसदीय इतिहास में रही है। और आज भी मैं ये उम्मीद करता हूँ कि ये जो हमारी संसदीय परिपाटी चली आ रही है इस देश की, जो बहुत भव्य है, उत्कृष्ट है, सर्वोत्तम प्रकृति की परिपाटी रही है हमारे इस हमारी जो डेमोक्रेसी है, हमारा जो सदन है, उस सदन की गरिमा बहुत ऊपर रही है। पूरी दुनिया अपने दांतों तले उंगली दबा लेती है कि इतनी बड़ी डाइवर्सिटी, इतनी बड़ी पॉपुलेशन और उसके बावजूद इतना बड़ा लोकतंत्र भारत का आज जिंदा है, कायम है। तो निश्चित रूप से इसमें जो भी सरकारें रही हों, जो भी लीडर रहे हों, उनका बेहद महत्वपूर्ण योगदान रहा है। उसको हम नकार नहीं सकते, उसको हम भूल नहीं सकते। और मैं समझता हूँ कि बाबा साहब ने ये कहा था कि संविधान कितना भी अच्छा हो, अगर उसको मानने वाले लोग अच्छे नहीं हैं तो वो संविधान कचड़े के डिब्बे में डालने लायक हो जाता है। और उन्होंने कहा कि संविधान कितना भी खराब हो, लेकिन उसको मानने वाले लोग अच्छे होंगे तो वो संविधान श्रेष्ठ हो जाता है। तो इन बातों को हमें याद रखना है। मिस्टर बी.एन. राव का भी योगदान अतुलनीय है, डॉक्टर साहब का योगदान भी अतुलनीय है। और मैं तो उन 299 मेंबर्स को मानता हूं जिन्होंने खूब मेहनत की इस संविधान को बनाने में। और आज हमारे देश को हम सबको मार्गदर्शन कर रहा है उनका विचार, उनका रिसर्च, उनकी खोज, उनके वक्तव्य और उनका लिखा हुआ स्टेटमेंट। तो आई सल्यूट टू ऑल द Constituent Assemblies members. They have done much more for this country, and a very good contributions has given by them. So I respect to all of them. And मैं इसी के साथ अपनी बात समाप्त करता हूँ। कुछ गलती अगर मुझसे हुई होगी तो मैं इसके लिए आप सबसे क्षमा प्रार्थी हूँ। मैं विजय राजेश सिंह परमार
मध्य प्रदेश मुरैना से फिर एक नए विषय को लेकर आपके समक्ष आऊँगा और अलग अलग विषय पर मैं अपनी बात रखूँगा। और अगर मुझसे कोई गलती हुई है तो बिल्कुल मुझे क्षमा कीजिएगा, लेकिन जितनी मेरी समझ थी, जितना मैंने पढ़ा था उतना मैंने बताया है। और भी बातें हो सकती थी इस वीडियो पर, लेकिन इस देश में गलत अफवाहें ना फैलें, गलत विचार विमर्श ना हो और आपसी संघर्ष ना हो, इसके लिए जानना ज़रूरी है कि हमारे महान लोगों ने क्या कार्य हम लोगों के लिए करके दिया है। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।